Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast and thank you so much for liking all our previous episodes and आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड जिसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था एंड बत्रा भाई विदाउट एनी डिले लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो फाइनली द यूसीएल ड्रॉ इज़ आउट। ठीक है, आज हम बात करने वाले हर एक टीम की बहुत ही डेप्थ में कि यू नो हु आर द कंटेंडर्स जो कि यूसीएल जीत सकते हैं इस साल। सबको पता है भाई कि सऊदी ने किस तरह आके बहुत सारे प्लेयर्स अट्रैक्ट कर लिए हैं। अब उन प्लेयर्स के अलावा जो कि बहुत फेमस है जैसे मेसी, रोनाल्डो, नेमार, रामोस तो चलो इस बारी खेलेगा, इसके अलावा बहुत सारे और करीम बेंजेमा, एनगोलो कांटे, अब ये सारे प्लेयर्स जो हैं जा चुके सऊदी, तो ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यूसीएल में। तो इस सीज़न क्या होने वाले टीम्स के साथ, कैसी टीम्स compete कर पाएंगी, ठीक है, हमने ऑलरेडी इस सारा सऊदी वाला सेक्शन जो है वो कवर कर चुका है पिछले पॉडकास्ट में, तो आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यस एंड बट हम आज बात करने वाले हैं हर एक ग्रुप स्टेज के बारे में कि ऑब्वियसली हमें पता है कि कुछ टीम्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है एंड उनका आगे जाना तय होता है, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी टीम्स है यूसीएल फाइनल तक पोटेंशियली जाके जीत सकती है इस बारी का यूसीएल, हम सारा कवर करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। तो भाई ग्रुप ए में है बायर्न, मैन यूनाइटेड, कोपेनहेगन एंड गैलेक्टासराय, ठीक है। तो एक एक करके ग्रुप स्टार्ट करते हैं भाई। तो बायर्न के बारे में पहले बताते हैं भाई बायर्न का क्या सीन है। देखो बायर्न इज़, अगर हम वैसे कैटेगराइज करा जाए कि कौन पोटेंशियली यूसीएल जीत सकता है, तो आई थिंक सारे एग्री करेंगे कि बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड, तीन टीम्स ही है जो कि पोटेंशियली जो है जीत सकती है। बाकी और टीम्स भी हैं जो यू नो काइंड ऑफ कंटेंडर्स है, या फिर एक वो कहते हैं ना एक अंडरडॉग्स जो लास्ट टाइम जैसे इंटर मिलान थी, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। बट कंटेंडर्स की बात करें तो उसमें आती है भाई बार्सिलोना, उसमें आती है भाई मैन यूनाइटेड, उसमें आती है भाई इंटर मिलान, उसमें आती है नेपोली, ठीक है। तो ये सारी टीम्स जो है और भी दो तीन टीम्स है वो सब आती है। तो हम एक एक करके सारी ग्रुप स्टेजेस के हिसाब से एंड कौन सी टीम्स आर एक्चुअली यू नो वेरी वो दो तीन टीम का नाम नहीं लिया मतलब वी डू नॉट केयर अबाउट दोस टीम्स। हाँ जी क्या भाई। हाँ तो भाई सबसे पहले ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं भाई। तो बायर्न के बारे में बात करते हैं भाई। देखो भाई बायर्न का ऐसा है कि बायर्न हमेशा एक बहुत ही सुपर फोर्स रही है, ठीक है। बुंडेसलीगा तो भाई वो तो पता ही है कि आराम से उन्होंने जीत जाना, ठीक है, बस 10 साल जीती आ रही है, 10 साल से 10 साल और 11वां साल ही जीतेगी भाई, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक उतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है ना बायर्न के अगेंस्ट बुंडेसलीगा में। बुंडेसलीगा में था भाई, पहले था जिस टाइम पे डॉर्टमुंड काफी स्ट्रांग हो गई थी। एक टाइम था जिसमें डॉर्टमुंड ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर था, ये लास्ट ईयर था, ठीक है, ऑलमोस्ट जीत चुकी थी। लास्ट मतलब डॉर्टमुंड ऐसा था कि लास्ट मैच बायर्न एंड डॉर्टमुंड अगर जीत जाती तो बायर्न हार जाती लीग फर्स्ट टाइम इन 10 years, बट बायर्न जीत गई और डॉर्टमुंड हार गई। वो लास्ट मिनट्स में मतलब सब कुछ गेम चेंज हुआ था वो। हाँ तो भाई वो बहुत ही क्रेजी गेम था। बट बात ये है कि भाई इस बार डॉर्टमुंड की स्क्वाड भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बुंडेसलीगा तो बायर्न आराम से जीत ही रही है। तो भाई थोड़ा सा टैक्टिकल बात करते हैं हम बायर्न की। तो बायर्न क्या करती है भाई, बायर्न का ना बहुत ज़्यादा, आपने अगर कोई फुटबॉल फॉलो करता हो उसे पता होगा भाई कि बायर्न जो है वाइड जो है बहुत खेलती है, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन ज़्यादातर रिवॉल्व करती है विंगर्स पे, ठीक है, और फुल बैक्स पे। उनके फुल बैक्स बहुत स्ट्रांग है, जैसे अल्फोंसो डेविस, ठीक है, जैसे पहले था बेंजामिन पावार्ड, अब माजरूई खेलता है। तो माजरूई और अल्फोंसो डेविस जो है वो दोनों ड्रिफ्ट करते हैं, आगे बकते हैं, और दोनों इतनी तेज़ बकते हैं भाई, इतनी तेज़ बकते हैं कि बायर्न की स्क्वाड के अगर मान लो अटैक हो रहा हो ना और वहाँ से बॉल लूज हो जाए और पीछे बक के आना है, तो वो उनके अटैकर से तेज़ बक के आ जाते हैं पीछे। हाँ, इतनी स्पीड है उनके पास बायर्न की विंगर्स के साथ। तो और प्लस ये भी है कि बायर्न के जो आगे की विंगर्स है जो कि है लेरॉय साने और दूसरा है गनाब्री, या फिर कई बार खेलते हैं किंग्सली कोमान, इनकी भी स्पीड भाई इतनी ज़्यादा है कि ये भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो बायर्न के पास ना विंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लास्ट ईयर ना इनके पास ये दिक्कत हो रही थी कि इनके पास एक अच्छा सेंटर फॉरवर्ड नहीं था। एक एरिक चूपोमोटिंग जिसने आज तक मेरे ख्याल से फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बेस्ट गोल मिस किया है कि मतलब उसमें पता है क्या था, गोल बॉल जो थी वो गोल के अंदर जा रही थी और वो एज अ फॉरवर्ड उसने बॉल को रोक के पीछे कर दिया बॉल गोल से। तो ऐसे फॉरवर्ड को बायर्न खिला रही थी भाई, जो कि ऑब्वियसली बायर्न के लेवल जितना इतना स्ट्रांग नहीं था। बट इस बार उन्हें हैरी केन को साइन किया भाई, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है, टॉटनहम हॉटस्पर से। हैरी केन जो है भाई वो एयर में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हेडर्स अच्छा जीत जाता है।
और प्लस हैरी केन के पास दोनों फुट है, और राइट फुट एंड लेफ्ट फुट दोनों से खेल सकता है, तो बहुत स्ट्रांग है वो उन दोनों से। साथ में भाई इसके अलावा हैरी केन के पास एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि उसकी पेस थोड़ी सी लैग इन करती है, पर उसका पोजीशन प्ले भी बहुत अच्छा है, उसका विजन भी बहुत अच्छा है। तो हैरी केन आई थिंक इज़ अ वेरी गुड साइन जो बायर्न ने इस बार करी है, जो बायर्न को और स्ट्रॉन्ग कर देगी। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, बट प्रॉब्लम है कि मिडिल एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुलर भी है एंड मुलर थोड़ा सा स्लो खेलता है, तो दे आर गोना मोस्टली डिपेंड ऑन मूसियाला, जो कि सारे के सारे बनाएगा। मूसियावाला नहीं, मूसियाला पे सारा के सारा करने वाले हैं वो डिपेंड भाई, वो सारा क्रिएटिव प्ले करेगा इस बारी का। तो बायर्न का तो इस तरह है भाई कि बायर्न का ऑब्वियसली विन होगी। बायर्न हमेशा जो थी बहुत हैवीली जो है वो डिपेंड करती है किमिक पे, जोशुआ किमिक पे। तो जोशुआ किमिक इज़ द वन जो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस बार भाई बहुत रूमर्स आ रही थी कि मे बी जोशुआ किमिक जो है वो सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा बार्सिलोना में, बट वो नहीं हो पाया। और वो बायर्न आई थिंक बायर्न क्या करती है, देखो ऐसा है कि जैसे ही उनके दो विंग बैक्स आगे प्रेस करते हैं ना, जोशुआ किमिक जो है वो इतना इंटेलिजेंट आदमी है, वो सेंटर में तो करता ही है सारा का सारा पिवट रोल एंड सारे क्रिएटिंग चांसेस वो बनाता ही है, बट जैसे ही डिफेंस की बात आती ना, तो वो सेंटर बैक के साथ ना पीछे आ जाता है। तो उस टाइम पे बायर्न जो है वो फोर्थ मेंबर यूज़ करती है या फिर थर्ड मेंबर यूज़ करती है जोशुआ किमिक, तो डिफेंसिव भी खेल लेता है, साथ में वो क्रिएटिव प्ले भी कर लेता है। तो बायर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई इस बारी, एंड आई थिंक अगर बायर्न अपना मिडफील्ड एरिया बहुत अच्छे से कवर कर लेना, जैसे पहले थियागो करता था, या फिर अब मेरे ख्याल से बायर्न में अब मूसियाला करता है। वैसे तो मूसियाला काफ़ी अच्छा है भाई, बट बहुत यंग प्लेयर है, ठीक है, मुलर के साथ उसका अच्छा बनता है, बट द मेन प्रॉब्लम इज गोना बी द सेंटर भाई। अगर हैरी केन किसी तरह वो सेंटर अटैकिंग एरियाज को बहुत अच्छे से खेलता है ना, और क्योंकि देखो बॉल्स तो अंदर आने वाली हैं जिस टाइम पे अल्फोंसो डेविस या फिर माजुरी डालने वाला है, और अगर हैरी केन उनके एंड पे अच्छे से आ जाता है, लाइक एर्लिंग हॉलैंड करता है भाई सिटी के लिए, तो भाई बायर्न को इस बार मेरे ख्याल से यूसीएल मिल सकता है भाई। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स। तो सेकंड पे आते भाई, आई थिंक वी टॉकिंग बिफोर मेरे को और एक चीज बताइए, जस्ट एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अब बोल रहे डॉर्टमंड इतना अच्छा टीम है, अभी फिर क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसे क्यों? अब एक्चुअली डॉर्टमंड का ना करते क्या है, डॉर्टमंड के पास बहुत सारे न्यू अपकमिंग टैलेंट आता है, ठीक है। एक होता है ना कि जिनका आपको पता है फ्यूचर अच्छा होने वाला है, जो बहुत फ्यूचर सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, बट वो क्या करते हैं, वो हर बारी जैसे हालैंड, जॉर्डन सैंचो, जूड बेलिंगम, ठीक है, और गुंडगान, तो इतने सारे भाई प्लेयर्स हैं, इन सारे के पास ऐसे प्लेयर्स आते हैं, बट ये सारे प्लेयर्स अपने बेच देते हैं और ये पैसा बनाते रहते हैं। तो डॉर्टमंड एज अ टीम जो है वो ऐसा ज़्यादा कुछ मेजर नहीं जीत पाई इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई बायर्न का। क्योंकि अगर वो रिटेन कर लेना अपने सारे प्लेयर्स, तो डॉर्टमंड की प्रॉब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड हो सकती है। बट वही है कि भाई जैसे लेवेंडोस्की था, वो पहले डॉर्टमंड में खेलता था, देन वो बायर्न म्यूनिख में आया, अब वो बार्सिलोना में खेलता है। तो डॉर्टमंड का यही है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचती है रादर देन कि मैं टाइटल्स जीतूं। मतलब उनको अगर अच्छा प्लेयर बिक्री करने वाला मिलता बेच देते हैं। हाँ भाई, और बड़े बड़े प्राइसेस पे भाई, 100 मिलियन से ऊपर। और वो खरीदते नहीं है भाई प्लेयर्स, वो खरीदते नहीं है, वो ले लेते हैं उनको बढ़िया सस्ते प्लेयर्स। तो कौन गिनता है, मतलब वो ऐसा है कि जो प्लेयर्स लेंगे ना, जैसे बतन साहब बता रहे हैं, वो छोटे छोटे प्लेयर्स लेंगे, नए प्लेयर्स, उनको बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, बड़ी तैयारी करवाएंगे, बाद में हाई क्वालिटी बेच देंगे। एग्जैक्टली, उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग है, खरीदते वो चाहे 20 मिलियन में 5 प्लेयर है, और बेचते उनको 250 मिलियन या 350 मिलियन में भाई वही 5 प्लेयर। तो भाई इतना ज्यादा डिफरेंस आता है भाई। तो बायर्न का ना डॉर्टमंड का जो बिजनेस माइंडसेट है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ दैट। बट अब वो हो सकता है कि प्रोबेबली दे आर ऑन अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट की भाई। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पैसा लेते हो ना बहुत सारा, तो यू आर ट्राइंग टू, एक होता है आपकी यूथ अकेडमी, आप अपनी यूथ अकेडमी को डेवलप कर रहे हो, एक होता है अपने स्टेडियम्स को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, अपनी म्यूजियम्स को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि उनसे भी पैसे आते हैं ना, क्या लोग आ रहे हैं आपके स्टेडियम में घूम रहे हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, आपके म्यूजियम्स में घूम रहे हैं, आपके ट्रॉफीज देख रहे हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं, आपके स्टोर्स में आपकी जर्सीज ले रहे हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो हर चीज़ के पैसे वैसे लेते हैं। तो मे बी डॉर्टमंड इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट देयर मोर, ठीक है, फैसिलिटीज़ को अच्छा बना रही है। बट अभी आई थिंक डॉर्टमंड जब तक अपने प्लेयर्स रिटेन नहीं करेगी ना, जब तक अच्छे प्लेयर जो उनके अपकमिंग टैलेंट है, जैसे हालैंड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग भाई, हालैंड ने कितने ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी थी, फिर भी हालैंड को उन्होंने बेच दिया फॉर ओनली 75 मिलियन, ठीक है। प्रोबेबली उसका 200 मिलियन बनता था मेरे हिसाब से, पर उन्होंने सिर्फ 75 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी में खाली वो नोट छाप रहा है। सिटी स्टार प्लेयर है भाई, वो स्टार प्लेयर है भाई। हाँ। भाई इस बार ही इज पोटेंशियल बैलन डॉर विनर भाई,
मेसी और हालैंड में से एक प्लेयर जो है वो बैलन डोर जीतेगा। पोटेंशियल बैलेंस डोर। और बैलन डोर से याद आया, रोनाल्डो को भाई काउंट भी नहीं किया इस बार के बैलन डोर में। इस बार बैलन डोर में रोनाल्डो भैया नहीं है, टॉप 30 लिस्ट में रोनाल्डो नहीं है भाई। काफी भाई sad to see भाई। सैड भाई, मैं तो खुश हूँ। अरे चलो इसको छोड़ते हैं, अभी कमिंग बैक टू द जो नेक्स्ट टीम है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, मैंने बताओ आपको बताया भी था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी टाइम में मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ वेन रूनी। ठीक है भाई साहब, शब्द नहीं है प्लेयर के पास, इतना तगड़ा प्लेयर था ना भाई, इतना तगड़ा प्लेयर खेलता था, जो उसकी खासकर स्पिन ऑफ किक्स थी ना, जो स्पिन होके जाती थी भाई, फैन था भाई उसका मैं। बाकी मेरे को देखो अभी आजकल मैं भी अभी के टाइम पे आ जाता है, ठीक है, पुरानी यादों दुखी देती है तो प्रेजेंट पे ही आते हैं, ठीक है। आज के टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड नो डाउट इट्स स्टिल वन ऑफ द गुड टीम्स, ठीक है, लेकिन उसके जीतने के चांसेस भाई नहीं है, ठीक है। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं है। क्यों? देखो अब मेरे को पता है, देखो उनका प्लेयर है एक फॉरवर्ड एंटनी के नाम से, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया खेलता है। उनके मिडफील्डर्स भी है, सोफियान और रैसमस के नाम, रैसमस से और एक और फॉरवर्ड है जो उनका खेलता है, हाँ रैशफोर्ड नहीं, रैसमस है शायद, रैसमस में रैशफोर्ड होगा, नहीं रैसमस भी पता नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, मैंने पढ़ा था। एंटनी का तो मेरे को पता है, ठीक है, एंटनी जो फॉरवर्ड है उनका, भाई इनका गेम प्ले बहुत सही है, सारा कुछ बढ़िया है भाई साहब। इनकी टैक्टिक्स के जब बारे में इनके मैंने पढ़ा ना, ये इनके जो कोच है, कोच भाई साहब कहते देखो इस बार की हमारी जो टैक्टिक्स है, हम खेलेंगे मिनिमम विड्थ। अब मिनिमम विड्थ जब मैंने सर्च किया, मैं कहा भाई मिनिमम विड्थ है क्या, तो मिनिमम विड्थ क्या कि एक इनकी जो फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन ज़्यादातर ये 4-4-2 की ही रखते हैं, ठीक है, 2 फॉरवर्ड 4 मिडफील्डर 4 डिफेंडर, ठीक है, फिर गोलकीपर तो खड़ा ही होगा ठीक है। तो जो एक ही है ना, ज़्यादातर मैंने अभी जितनी भी सर्च किया, मैंने जितनी भी टीम के बारे में, ज़्यादातर आजकल ये मिनिमम विड्थ की टैक्टिक्स के ऊपर टीम्स खेलती है। अब मिनिमम विड्थ क्या है कि एक जैसे ये 4 डिफेंडर है, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर, ठीक है, 2 स्ट्राइकर को आगे भेज देंगी जब मतलब एक आगे पुश करने के लिए, शुरू में अगर डिफेंस कर रहे हैं, अगर पोजीशन ले रहे हैं, हाँ मिनिमम जो मिनिमम डेप्थ है, मिनिमम डेप्थ में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर आपके पास बॉल लूज हो जाए तो बॉल वापस लेने के काउंटर अटैक में सबसे ज़्यादा मिनिमम डेप्थ काम आता है, ठीक है, जो मिनिमम डेप्थ की टेक्निक है। लेकिन मिनिमम डेप्थ अब होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता। अगर आपने भी आजकल जो देखा हो, मैं पहले डिफेंस के उससे बताता हूँ कि अगर बॉल आप स्कोर करने जा रहे हो, ठीक है, तो 2 फॉरवर्ड्स जो अपने आपके जो फॉरवर्ड्स हैं उनको आगे भेज देंगे कि आप आगे जाओ, गोल के आसपास रहो, ठीक है। मिडफील्डर्स जाएंगे, हाँ मिडफील्डर्स के अभी 4-4-2 की टेक्निक है ना, 2 फॉरवर्ड तो आगे चले गए। अब जो 4 मिडफील्डर है उनमें से एक वाइड पे चला जाएगा, वाइड रेंज पे, एक वो अकेला रहेगा, ठीक है, और जो 3 है ये ट्राइंगल या फिर उनमें से पीछे से एक डिफेंडर भी इनको प्रोटेक्ट करने आएगा, उसको बोलते हैं डायमंड फॉर्मेशन। जब 4 प्लेयर्स की फॉर्मेशन होती है तो वो डायमंड फॉर्मेशन, अगर 3 की है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डायमंड फॉर्मेशन बना के एक साथ ही पोजीशन रहेंगे और एक दूसरे के साथ ही एग्रेसिव पासिंग रखेंगे, ताकि ये दिखाएं कि हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जो एक वाइड रेंज पे अकेला प्लेयर गया ना, उसको डिफेंडर को पास करके डिफेंडर उसको लॉन्ग पास देगा, और वो लॉन्ग पास से फिर ये कोशिश करेगा जो आगे फॉरवर्ड्स गए हैं उनको किसी तरह से पास दे और वो गोल करे। मिनिमम डेप्थ की ज़्यादातर यही अच्छी एक बात है कि उसमें पोजीशन पास रहता है और काउंटर अटैक अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अब बात आ गई डिफेंस की। डिफेंस में क्या होता है, मिनिमम डेप्थ में आप काउंटर अटैक कैसे कर सकते हो। वो मिनिमम मेरे को एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि डिफेंस जब कोई आगे जो अपोजिट टीम है वो बॉल लेके आ रही है, उसमें भी उनको ज़्यादातर, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, ज़्यादातर क्या होता है जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना, फॉरवर्ड्स को भी यही बोला जाता है कि आप ज़्यादा एफर्ट मत करो बॉल को छीनने की, आप आगे ही रहो। एक आगे वाला एरिया होता है जो गोल जहाँ उन्हें करना होता है कि उस एरिया में ही रहो आप, और पीछे मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स वो अपने आप संभाल लेंगे, और वो करते हैं पुश। कैसे? एक बंदा पुश करेगा, उसके पीछे से 2 करेंगे, उसके पीछे से 3 करेंगे, जिसमें कुछ डिफेंडर्स भी आ जाते हैं पीछे, ठीक है। तो वो 1-2-3 की फॉर्मेशन में पुश करते हैं, जिनमें वो अगर उधर बॉल दें मिडफील्ड पे भी दें या फिर दूसरी तरफ से दें, अगर पास करते हैं लॉन्ग रेंज में, तो उधर भी एक उनका प्लेयर खड़ा होता है डिफेंडर, कि अगर उसके पास लॉन्ग पास पे है तो उसको टैकल कर सकते।
ठीक है, तो ये आती है मिनिमम डेप्थ। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादातर उनका टैक्टिक्स है वो मिनिमम डेप्थ पे ही सारा चल रहा है, जो भी गेम प्ले है। अब मिनिमम डेप्थ में देखो डिफेंडर्स अपना काम कर लेंगे, मिडफील्डर्स अपना काम कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है इसमें, अब जब मैंने बोला था फॉरवर्ड्स का, क्योंकि पास जैसे भी आएगा, जिस भी सिचुएशन में आएगा, जिस भी हालात में आएगा, उनको हैंडल करना है। अभी मैं बाद में इस चीज़ पे भी आऊँगा कि रियल मैड्रिड भी इस चीज़ को वो कर रही है, लेकिन उनमें थोड़ी सी जो कमी है वो मैं रियल मैड्रिड के टाइम पे बताऊँगा। लेकिन जो अभी एंटनी है, एंटनी बहुत अच्छा फॉरवर्ड है, वो उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन जो इनका जो फॉर्मेशन है ना, जो ये मिनिमम डेप्थ के लिए जो पोजेशन चाहिए, जो भी पासिंग चाहिए, जो भी मतलब फेट चाहिए वर्किंग में, वो मेरे को लगता है कि डिफेंडर्स और मिडफील्ड में थोड़ा सा कमज़ोर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। चलो मैं थोड़ा बोलूँगा भाई, क्या बेइज्जती करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में इस सारी टैक्टिक्स को देखते हुए इसीलिए मेरे को थोड़ा सा लगा था कि भाई शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई साहब इस बार थोड़ा हो नहीं सकते, जीत नहीं सकते। देखो नो हेट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट वो ऐसा टीम है जो जीता हुआ मैच भी हार सकता है। 2-1 आर्सेनल से जीत रहे थे, अरे यार 85-90 मिनट में वो 2-1 से जीत रहे थे और 3-2 से हार गए, 3-1 से हार गए। मतलब तुम नहीं 2-1 से जीत रहे थे और 3-2 से हार गए। 3-2-1 हुआ था, फिर वो ऑफसाइड रूल हो गई थी, गोल गानाचो ने मारा था, फिर 1-1 हो गया, 1-1 हो गया और फिर वो 2 गोल मार के आर्सेनल जीत गई, जहाँ पर वो पोटेंशियली 2-1 से जीत सकते, मतलब 1-1 था, पोटेंशियली 2-1 से जीत सकता था यूनाइटेड। वो गेम वो 3-1 से हार गए और 85th मिनट पे 90 मिनट्स पे। अब भाई क्या बोल, मैं यूनाइटेड का भाई, और हमने सबने देखा होगा भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भाई इंटरव्यू अगर आपने देखा हो, उसके अंदर रोनाल्डो भाई खुद ही कहते हैं कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे जिम इतने पुराने हैं, इनके सारे कुक्स इतने बेकार हैं, इनकी फैसिलिटीज इतनी बुरी हैं, तो इनके प्लेयर्स कैसे कोप अप करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिस टाइम पे हम यूनाइटेड की बात करते हैं भाई। तो अगर यूनाइटेड किसी तरह, और एक और अभी तक लेटेस्ट प्रॉब्लम और बताता हूँ, यूनाइटेड के प्लेयर्स जो है ना, वो बॉल हैंडलिंग में चाहे ठीक हो, पर वो गर्ल हैंडलिंग में बहुत बुरे हैं भाई। इनके सारे के सारे फॉरवर्ड्स जो है, बताता हूँ भाई, इससे पहले इनके पास एक प्लेयर था, उसका नाम था ग्रीनवुड भाई भी जेल गए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसने गलत चीजें करी। मैं बताना नहीं चाहता, केस हो जाता है, मतलब हाँ इनके ऊपर केस हो गया उस पे। तो एक होती है प्रिजन एफसी, तो जो ग्रीनवुड थे भाई वो प्रिजन एफसी से अभी जस्ट छूटे हैं, तो अभी वो गेटाफे गए हैं। अब इसके बाद अब नए रिपोर्ट्स आ रही भाई कि एंटनी जो है वो भी प्रिजन एफसी का पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी ऐसी चीजें आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। बट देखो भाई, अगर एंटनी भी चला गया भाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई इनका राइट विंग पे तो, पर एंटनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई उसकी फिनिशिंग नहीं है यार। जो बोलो भाई, उसने स्टार्टिंग 2-3 मैचेस में दिखाई थी प्रॉमिसिंग स्टार्ट, बट भाई एंटनी अब जो है ना, वो काइंड ऑफ लायबिलिटी बनता जा रहा है। मार्कस रैशफोर्ड ही है जो अकेला लेके जा रहा है, बट वो कितना ही ले जाएगा, मैं वही देखो। अब एंटनी की बात करिए ना, रैशफोर्ड भी नो डाउट अच्छा प्लेयर है। अभी एंटनी की बात करिए, एंटनी भी बहुत अच्छा फॉरवर्ड है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, अभी वही देखो, प्लेयर की भी खुद की डाउनफॉल्स होती हैं कि हाँ वो आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। पर भाई ना चाहते हुए भी मुझे ये बात बोलनी पड़ती है कि भाई अकेला बंदा क्या कर लेगा, पीछे से टीम का भी तो सपोर्ट चाहिए। एग्जैक्टली भाई इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अर्जेंटीना थी भाई। अर्जेंटीना में आप कितने प्लेयर्स को जानते थे जिस टाइम पे वो वर्ल्ड कप जीती थी? मतलब स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ, आप तो सब जानते ही होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड को, बट कितने लोगों को पता था कि मैकलिस्टर कौन है, किसको पता है एंजो फर्नांडिस कौन है, एंजो फर्नांडिस को पता था मेरे को, डी बॉल कौन है भाई, किसी के अलावा किसी को नहीं जानता। मेरे को डी मारिया का पता था, मेसी मार्टिनेज का पता था मेरे को, और मेसी और डी मारिया, नहीं मेसी, डी मारिया, डी पॉल, मार्टिनेज, और एक और था यार, मैं नाम भूल गया उसका, मिडफील्ड में ही खेलता है यार वो, मैं नाम भूल गया उसका, नाम भी भूल गया उसका। तो बात मेन ये है मैं नाम भूल गया सच में। मैकलिस्टर खेलता है, उसके अलावा डी मारिया बेंफिका में है, एंजो फर्नांडिस खेलता है, ये सब खेलते हैं भाई। मिडफील्ड तो यही खेल रही थी सारी की सारी। बट बात ये है कि देखो उस टाइम पे, अब इनकी टीम में भाई ऑब्वियसली मेसी लीड तो कर ही रहा था, बट मेसी अकेला कितना ही कर लेता भाई। अब सोचो कि अगर पूरी टीम भाई लड़ने को तैयार थी, मरने को तैयार थी मेसी के लिए, अर्जेंटीना के जीतने के लिए, तभी तो जीती। सेम चीज़ अब एटीट्यूड है नहीं मैन यू में भाई। अब उनका कैप्टन देखो, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे ही गिरता है
मार खाता है, वो बैठ के वहाँ पे रोना शुरू कर देता है, मेरे को क्यों मारा, मेरे को क्यों गिराया, मेरे को क्यों लड़काया, मेरे को ये क्यों किया, वो किया। तो भाई फिर टीम कैसे लड़े उसके लिए, टीम कैसे उसके लिए कोई, अब कोई मेरा अगर कोई कैप्टन ही बैठ के रो रहा हो कि मुझे कैसे गंदा सा टैकल दे दिया, तो कौन उसके लिए लड़ेगा, कौन उसके लिए कुछ करेगा। कैप्टन की बात आती है तो भाई बात आती है बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे रैमोस भाई की। मैं हालांकि उस टाइम पे बार्सिलोना सपोर्ट करता था, पर अभी भी मैं कहता हूँ भाई कि सर्जियो रैमोस क्या कैप्टन था भाई। कोई बंदा अगर किसी ने किसी को टच कर दिया ना कि जा उसकी खैर नहीं है। रैमोस भैया पीछे भग के आते थे डिफेंस से लात घूसे मारने के लिए दूसरे वाले प्लेयर को कि इसको तो मैं नीचे कर दूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा प्लेयर को। तो भाई डरती थी टीम भाई। ये तो ऐसे कैप्टन हो जैसे पियोल भाई का कैप्टन था भाई। पियोल इतना वो नहीं था, अग्रेसिव नहीं था, बट पियोल ऐसा कैप्टन था भाई जो कि कहता था कि छोड़ो भाई, जो भी गेम में हो रहा है मूव ऑन, गेम में जो भी हो रहा है मूव ऑन करो भाई। जेरार्ड पीके पे एक बंदे ने खुला लाइटर फेंक दिया, जेरार्ड पीके वहाँ पे कह रहा मेरे को लग गई हाँ गेम के अंदर, पर वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, मूव ऑन, चलते रहो, गेम चलती रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होते भाई कैप्टन भाई जिनको देख के बंदा कहे कि हाँ यार कुछ है, कोई बंदा भाई लीड कर रहा है हमें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैन यूनाइटेड में कोई वो ऐसे ही बंदा नहीं है। चलो कोई नहीं भाई, और पर बेसिकली हमें इतना तो पता है भाई कि बायर्न और मैन यूनाइटेड ही होने वाली है जो कि इस बार ही जा सकती है। आई थिंक गैलेक्टासराय भी है भाई जो कि थोड़ा बहुत कर सकती है इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि गैलेक्टासराय ने कुछ बहुत अच्छी साइनिंग्स करी है। मारियो इकार्डी है भाई, हकीम ज़ायच है भाई, तो आई होप सो, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक कि गैलेक्टासराय वुड बी एबल टू डिफीट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ग्रुप ए में तो भी आई थिंक एवरीवनस हैप्पी कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख की जा रही है। ये कोई सोचता भाई कि गैलेक्टासराय भी जा रही है तो बता दो भाई, मुझे तो नहीं लगता भाई। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या है? तो भाई नेक्स्ट ग्रुप पे चलते फिर भाई, आप बताओ कि नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। तो नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप बी। ग्रुप बी में है हमारे टीम सेविया, आर्सेनल, पीएसवी एंड लेंस। तो सेविया के बारे में बताएंगे बत्रा भाई। भाई सेविया का देखो हमेशा से ऐसा है, मैं तो बिलीव कर रहा हूँ कि सेविया जानबूझ के हारने के लिए आई है ताकि वो यूरोपा लीग जाए और जल्दी से जीत जाए। बट सेविया आई डोंट थिंक इज अ वेरी मेजर टीम। सेविया जाएगी भी तो सिर्फ राउंड ऑफ 16 तक जाएगी, एंड आई थिंक वहाँ पे बड़ी टीम से डिफीट हो जानी चाहिए। तो आई थिंक आर्सेनल इज द मेन फोकस। तो भाई आर्सेनल के बारे में बताओ। क्योंकि पर भाई एक मिनट, अगर देखा जाए ना भाई, अभी 4-5 कह रहा हूँ, 2-3 साल पहले भाई सेविया इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट ग्रुप्स में आती थी स्पेनिश के, स्पेन के वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स में आती थी, ठीक है। सेविया अच्छा भी खेलती थी, लेकिन भाई आजकल जैसा गेम प्ले खेल रही है वो मेरे को नहीं भाई सेविया का भी ऐसा एम ही कर रही यूरोपा जाने के लिए ऐसा लगता है। हाँ यही है भाई कि उनका मन ही नहीं है भाई, वो मतलब खुद से हार रहे हैं भाई, ऐसे खेलते हैं कि जानबूझ के कोई वो नहीं सट्टा की पैसे दे दी कि ले हार जाओ, कि मैं हार जाती हूँ। मतलब उन्होंने अपना गोल ही ऐसे यूरोपा अपना गोल बना लिया ऐसा लगता है। भाई ऐसा नहीं होना भाई चाहिए पिछले यूरोपा जीती जाती है और जानबूझ के जाई जाती है भाई, जानबूझ के। तो भाई पता नहीं देखो इस बारी क्या सीन होता है, क्या सी सोच के आएगी सेविया। बट भाई आई थिंक कि दे आर नॉट अ वेरी बिग कंटेंडर्स। अगर हम यूसीएल की बात करें, नहीं प्रीटी श्योर कि एक बड़ी टीम के अगर अगेंस्ट आती है तो दे वुड बी डिफीटेड। तो आई एम होपिंग कि थर्ड पोजीशन उनकी है। चलो आर्सेनल थर्ड वाले सारे यूरोपा जाते हैं। हाँ तो एड्रेसिंग द एलिफेंट्स इन द रूम, तो ऑब्वियसली ग्रुप बी की सबसे बड़ी टीम जो लाइक ग्रुप बी की टॉप कंटेंडर्स बोलते हैं जिसको, ऑब्वियसली आर्सेनल ही है, क्योंकि रिसेंटली लाइक माइकल चलो आर्टेटा के आने के बाद से लाइक आर्सेनल का बहुत क्या बोले लाइक बहुत डेवलप तो हुआ है। लाइक 5th और लास्ट सीजन में 2nd भी आई थी पीएल में, तो मतलब हो जाएगी क्लोज, बट ऑब्वियसली सिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बहुत क्लोज थी आर्सेनल। बट देखा जाए तो मैं यही बोलूँगा लाइक उनका जो एवरेज प्लेयर एज होता है ना, प्लेयर एज ऑफ ऑल द प्लेयर्स, इट्स वेरी लो कंपेयर टू अदर टीम, लाइक 23 या 24 है। तो सब बहुत यंग प्लेयर्स हैं, और मैंने जितना नोटिस किया है वो यंग प्लेयर्स का एक होता है ना थोड़ा सा, व्हाट आई फील वो अंडर प्रेशर थोड़ा सा ना डगमगा जाते हैं थोड़ा सा। आर्टेटा भी अब क्या ही करेगा, आर्टेटा कैन गिव देम कोचिंग, बट आर्टेटा उनके जगह जाके खेल नहीं सकता है। दैट इज़ व्हाट आई फील पर्सनली उनका गेम प्ले देख के। बट स्टिल बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने यूनाइटेड को हराया था, तो 3-1 बस रेशो भाई के चेहरे से हंसी गायब होते हुए। तो फिर भी आर्सेनल बहुत अच्छी टीम है, कंटेंडर्स तो मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी अगर आप उनका पीएल का परफॉर्मेंस देखोगे
वो अभी नंबर 5th में है एंड वो वेस्ट हैम जैसे टीम से भी नीचे है। अरे एक आर्सेनल्स की एक आर्सेनल्स की भी बात बताऊं, अभी मैनचेस्टर के बारे में जो बात कही थी ना कि भाई वो जीता है मैच पे हार जाते हैं, आर्सेनल्स भी उसी कैटेगरी में आ रही है धीरे धीरे। अगर हमने कैसा था, अगर आपको याद हो बत्र साहब, और हमने भी जो आर्सेनल्स का लास्ट मैच देखा था भाई, जीता है मैच हारी थी, वो भी 2-1 से आगे थी वो। आर्सेनल का ऐसा भाई कि वो लीग जीत रही थी और एकदम से उन्होंने बॉटल कर दी थी, बॉटल बेसिकली की लीग जीती हुई को चोक करना दे दिया था। हाँ, चोक तो सिटी को उन्होंने लीग ऐसे उठा के अपने हाथ पकड़ के उनको दे दी थी। आई मीन लिटरली सारे मैच सिटी का बहुत हालत खराब था लास्ट सीजन। सिटी का बीच में थोड़ा सा ना ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी के टाइम थोड़ा हालत खराब हो गया था, बट लाइक पता नहीं क्या किया आर्सेनल ने, धड़ाधड़ मैच हारी 4-5 एंड सिटी को वापस भेज दिया ऊपर। तो वही बात है, आर्सेनल लाइक हैज़ पोटेंशियल, बट वो जैसे बचरा भाई ने कहा बॉटल कर जाती है। तो अनटिल एंड अनलेस वो बॉटल नहीं करेगी, वो लीग पीएल भी जीतेगी और यूसीएल भी जीतने की कंटेंडर है, ठीक है, जब तक हमारी मैन सिटी ऑब्वियसली नहीं हार कुछ करती है गड़बड़। तो बत्रा भाई आप अगर कुछ भाई, तो देखो अभी लेटेस्ट साइनिंग जो है वो अमार्का डेटा ने करी है, काइल हावर्ट्स फ्रॉम चेल्सी की, ठीक है। तो बेसिकली जो गेम है ना, आर्टेटा क्या करता है भाई, आर्टेटा चाहता है भाई कि उसको एज अ मैनचेस्टर सिटी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम मिले। अब उनके पास इतनी क्वालिटी है नहीं कि वो केविन डी ब्रुयने खिलाए भाई। केविन डी ब्रुयने इज ऑलरेडी द बेस्ट प्लेयर आई थिंक सिटी का, ठीक है। मैं हालैंड को नहीं मानता बेस्ट प्लेयर, मैं केविन डी ब्रुयने को मानता। नोबडी सिटी के मोस्टली फैंस तो डी ब्रुयने, तो डी ब्रुयने रही है। तो कहने का मतलब ये, अब डी ब्रुयने तो है नहीं भाई आर्सेनल के पास, बट आर्सेनल के पास ना बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है। डी ब्रुयने क्या करता है भाई, डी ब्रुयने कैन आल्सो प्ले एज अ सेंटर मिडफील्डर एंड आल्सो प्ले एज अ कैम, ठीक है। उसके पास वो अटैकिंग प्रावर्स भी है और उसके पास वो सेंटर मिडफील्डर वाली वो भी है, पोजीशनिंग भी है एंड गेम प्ले भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो आर्सेनल है ना, उसके पास डी ब्रुयने जैसा प्लेयर नहीं है। तो आर्सेनल क्या करने वाली है भाई इस सीजन, जो आई एम एक्सपेक्टिंग इस कि वो हैवर्ट्स को और जो ओडेगार्ड है, ये दोनों उनके अटैकिंग मिडफील्डर है। जो हैवर्ट्स है ना, ही इज मोर ऑन टू द अटैकिंग साइड, जो कि केविन डी ब्रुयने की शूटिंग को मैच करने वाला है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो ओडेगार्ड है ना, ही इज गोना बी द वन जो पिवट करने वाला है और जो मेन पासेस एंड 1-2-1s करने वाला है। तो वो दोनों प्लेयर जो है ना, वो आर गोना बी द क्रूशियल मोस्ट प्लेयर जो आर्सेनल के होने वाले हैं इस बारी। बट लुकिंग एट द सीजन जो आर्सेनल ने स्टार्ट करी है भाई, पता नहीं क्या होने वाला भाई, उनका बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आर्सेनल की तो मतलब काइल हावर्ट्स ने ऐसे चांसेस मिस करे हैं जिसमें मैं, फिनिक्स भाई, रेशियो भाई, हम सबके भाई, हम सबकी छोटी बहनें सारे गोल मार देते हैं, पर वो हावर्ट्स नहीं मार पाए। तो मैं ऐसे स्टार्ट के साथ भाई थोड़ा सा डगमगा रही है आर्सेनल, बट दे स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस, ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है भाई इस बार, उनका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उसके अंदर उन्होंने डेक्लन राइस को इंपोर्ट किया। जैसे डेक्लन राइस आया भाई, यू कैन सी देयर इज मच मोर स्टेबिलिटी, डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छा खेल रही है, पासिंग अच्छी बन रही है उनकी। एंड जो वो काइंड ऑफ जो आप कह सकते हो मैच्योर्ड या फिर काइंड ऑफ मॉडिफाइड टिकी टाका खेलना चाहती है, वो हमें धीरे धीरे दिख रही है अभी भी। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस, आई थिंक एक भी अगर प्लेयर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेजर ओजिल होता ना इनके पास, भाई आर्सेनल वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट लीथल टीम्स, क्योंकि वहाँ पे ना एक्सपीरियंस जो है वो मेन लैक कर रहा है, जैसे फिनिक्स भाई ने बताया। एक्सपीरियंस के साथ तो वो धीरे धीरे आएगा, या फिर अगर वो कोई बहुत बड़ी साइनिंग करते हैं जो कि इज़ अ वेरी गुड सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर या फिर इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, then I think somebody they who can do can very be good. De Bruyne for Arsenal, हाँ, then only Arsenal का कुछ chances है। एंड प्लस हालैंड भाई, क्योंकि हालैंड जैसे इनका स्ट्राइकिंग पे एनकीटिया है और गैब्रियल जीसस है, एंड दे आर नॉट एज लीथल एज हालैंड, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हावर्ड्स को एज अ सेकंड ऑप्शन डाला हुआ है ताकि वो डी ब्रुयने एंड हालैंड के भी सम एलिमेंट्स दिखा सके। बट हावर्ड्स अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट ही बनता आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है भाई कि इस बारी आर्सेनल भी, मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा लग जाने वाली है। और फिर आते हैं हमारी थर्ड टीम जो कि है PSV, जिसका मैंने तो ऑब्वियसली ज़्यादा नाम नहीं सुना। PSV तो और लेंस का ज़्यादा कुछ होने भी नहीं वाला। बट PSG या PSV? PSV लेंस लास्ट टाइम सेकंड थी वैसे लीग 1 में। हाँ, बट लेंस is not very strong in terms of European football. Lens is like kind of underdogs, but मुझे नहीं लगता कि
लेंस इस बारी ज़्यादा ऊपर जा पाएगी। ये सारी टीम्स जो होती है ना वो ज़्यादातर यूरोपा लीग में ज़्यादा PSV इज मोर इनटू यूरोपा लीग में ज़्यादा क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक PSV जाती है, तो उनका ये ज़्यादा हिस्ट्री ज़्यादा वैसी है। मतलब वही बोलने वाले थे यूरोपा का ही एम है, UCL कहाँ जीतोगे। अरे जो सच है वो तो सच है भाई। फिर नहीं, बट कुछ टीम्स के लिए भाई चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे लेंस मेरे ख्याल से 5 साल पहले कहीं भी नहीं थी, probably 15th-16th आती थी, एंड फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग इज अ वेरी बिग थिंग भाई। तुम सोचो कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। एग्जैक्ट सेम चीज़ उनके लिए है भाई कि वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करी है जहाँ पे वो टेबल में बॉटम में आती थी। तो यहाँ पे उनके लिए अच्छे, उनके फैंस के लिए काफ़ी खुशी वाली बात है। बट अभी उनकी टीम इज नो वेरी क्लोज टू व्हाट अ यूरोपियन टीम कैन ऑफर, लाइक अ यूरोपियन जायंट कैन ऑफर। राइट भाई, नेक्स्ट ग्रुप बताओ भाई कौन सा है? नेक्स्ट पे आते हैं भाई। ग्रुप सी। देशो भाई, यस ग्रुप सी है ना? या ग्रुप सी। हाँ जी। देशो भाई क्या बताओ भाई। ओके, ग्रुप सी के अंदर, हाँ, ग्रुप सी के अंदर पहले नेक्स्ट ग्रुप सी में आते हैं नापोली, देन वी हैव रियल मैड्रिड, वी हैव ब्रागा एंड वी हैव यूनियन बर्लिन, जिसका पता नहीं क्यों नाम एक ट्रेन स्टेशन जैसा सुनाई देता है। यूनियन बर्लिन जर्मनी की टीम है, छोटी टीम है बेचारे। बट मतलब मैं अगर मैं फुटबॉल नहीं देखता टाइम मैं कहता ब्रो तूने यूनियन बर्लिन देखा, एंड आई लाइक का ट्रेन स्टेशन है क्या भाई जर्मनी में? लाइक उसका नाम ही वैसा है भाई, बर्लिन। राइट, मेरे को इस बात के लिए बहुत मार पड़ेगी बाद में, बट इट्स ओके, आई डिड द फनी। तो भाई बता, ये कोई यूनियन बर्लिन है ना, उसका तो पता ही है। दूसरी टीम कौन सी है? यूनियन बर्लिन है, ब्रागा। हाँ, तो दे आर गोइंग यूरोपा, प्रोबेबली इनटू द यूरोपा लीग, तो वी आर एक्सपेक्टिंग। जब यूरोपा ही है तो UCL कैसे जीतेंगे? तो लेट्स फोकस ऑन नापोली एंड रियल मैड्रिड भाई। यूनियंस ये चैंपियंस लीग स्पॉन्सर। खैर जो भी है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में, रियल मैड्रिड और नेपोली के बारे में। ठीक है, दोनों ही टीम बहुत सही है, दोनों टीम बहुत सही है। मेरे को देखो, मैं जितना फैसिनेट, मैं बताता हूँ तुम्हें, इनका जो एंसेलेटो जो इनका मैनेजर है या कोच है रियल मैड्रिड का, भाई इसी एंसेलोटी, ठीक है, एंसेलोटो वो स्पेलिंग वर्ड, हाँ वो आता है ना एंसेलोटी। ठीक है, इनका जो मैनेजर है ना भाई, पहले मैंने देखा, मैं कहा यार चलो इनकी टैक्टिक्स देखता हूँ, तो मैंने उसकी एक वीडियो सर्च करी, मैं कहा इनकी कुछ टैक्टिक्स है तो पता लगे। भाई साहब एंसेलोटी भाई साहब की एक वीडियो आई 1.5 मिनट की, मैं देखी, मैं कहा ठीक है भाई कुछ तो होगा, 1.5 मिनट में टैक्टिक्स बता रहा, बट कंटेंट ही कंटेंट। भाई साहब दिखाते कहता देखिए ये हमारा रूम है जहाँ पे हम टैक्टिक्स देखते हैं, बोर्ड लगा हुआ था, कहता ये इधर उधर प्लेयर के, कहते देखो यहाँ से बॉल पास हुई, मिडफील्डर डिफेंडर मिडफील्डर स्ट्राइकर गोल। कहते ये वाली टैक्टिक्स, मैं देख रहा हूँ मजाक चल रहा है क्या कुछ? टैक्टिक्स बना भाई। फिर मेरे को ऑफिशियल जो मतलब एक कोच होता है ना, कोच अपनी टैक्टिक्स कभी ऑफिशियल रिवील नहीं करता कभी, ठीक है? वो दूसरे होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो उनके लिए टैक्टिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एनालिस्ट काइंड ऑफ। ठीक है, तो पहले मैं उसी चीज़ पे आना चाहूँगा। ठीक है, जो कार्लो एंजेलोटी जो अभी मैंने बताया, जो इनका कोच है, ठीक है, वो इनके जो पहले तो इनका जो बेंजेमा जो अभी निकल चुका है, सबको पता है कि बेंजेमा सऊदी लीग्स में चला गया भाई, रियल मैड्रिड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लोज है। बतर साहब आपको ही पता होगा कि बेंजेमा, ठीक है भाई, भगवान कुछ दे ना दे भाई, बेंजेमा जैसी दाढ़ी दे दे। सैड, ठीक है। बेंजेमा से दाढ़ी दी है, पर मेरे को तो बेंजेमा जैसे बाल मिल रहे हैं। नहीं वो तो मेरे को मिल रहे हैं भाई। खैर ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो एंसेलोटी और पूरी रियल मैड्रिड जितनी भी टीम है, इवन फैंस, देखो पहले उनमें से रोनाल्डो चला गया था, ठीक है, रोनाल्डो स्टार प्लेयर था उनका, वो उन्हीं के सदमे से नहीं उभर पा रहे थे कि बेंजेमा भाई साहब भी चलेगा। ठीक है, और बेंजेमा हमें शुरू में, मैं और बताना शुरू में ही सोचा कि बेंजेमा भाई क्या स्टार प्लेयर है इनका, कि 1-2 मैच में अच्छा खेल लिया, बस वो ओवर पावर्ड कर दिया कि हाँ भाई बेंजेमा ठीक है, वो 1-2 मैच में बेशक अच्छा खेल लिया, बाद में ठीक नहीं खेला, लेकिन एटलीस्ट वो दूसरे प्लेयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस।
ठीक है, उसको पता था कि कब क्या करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना, किस हिसाब से खेलना है, कैसे फॉरवर्ड खेलना है, कैसे अपने साथ उसको मिडफील्डर्स को खिलाना है। ठीक है, तो उसका तो लॉस चल ही रहा था। ठीक है, तो उसका कवर करने के लिए भाई बहुत रियल मैड्रिड को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मॉड्रिच है या फिर विनी जूनियर है, ठीक है, उनके ऊपर लगभग विनी जूनियर जो इनका फॉरवर्ड है, ऐसे फॉरवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब आपका एक स्टार प्लेयर निकल जाता है। ठीक है, तो अब जब मैंने देखा, मैंने पहले देखा कि टैक्टिक्स समझने के लिए कि ये फॉर्मेशन कौन सी खेलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इनका भी देखा कि इनकी भी डायमंड पोजीशन होती है, डायमंड फॉर्मेशन खेलते हैं, डायमंड फॉर्मेशन में है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन 4-4-2 वाली ही होती है, जैसे मैंने मैनचेस्टर की बताई थी। ठीक है, जो इनको ना एक मैंने ये भी बताया था कि आजकल जितनी भी ज़्यादातर टीम है वो मिनिमम विड्थ पे खेलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल मैड्रिड को देखें तो वो मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ की, मतलब बीच का जो पार्ट होता है ना, जो दोनों के बीच का रास्ता होता है, वो खेलते हैं। अब पहले मैं बताना भूल गया था मैक्सिमम विड्थ क्या होती है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, जब आपके 4 डिफेंडर्स हैं, 4 मिडफील्डर्स हैं और 2 स्ट्राइकर है। ठीक है, 4-4-2 की फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब 2 फॉरवर्ड को तो खुला छोड़ दिया साठ की तरह कि जात भाई तू गोल के पास खड़ा हो, तेरा कोई काम नहीं है, हम तेरे को बॉल पोजेशन करके देंगे, बना के देंगे, तेरे को गोल मारना है। ठीक है, तो वो तो खड़े हैं मैसी की तरह, ऐसे डिस्कनेक्ट हुए, जब बॉल आएगी तब कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो मिडफील्डर्स है ना, जैसे ही मतलब डिफेंस के उससे बता रहा हूँ। ठीक है, अटैकिंग तो सेम ही रहती है, चाहे मैक्सिमम विड्थ की नहीं, पहले मिनिमम विड्थ की तरह ही अटैकिंग रहती है मैक्सिमम विड्थ की। ठीक है, लेकिन डिफेंडिंग की अगर बात है ना, तो उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड्स का, तो जो फॉरवर्ड्स रहते हैं उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है, उनको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि खुला भी इसलिए छोड़ते हैं। और रियल मैड्रिड का कोच एंजेलेटो तो सीधा मतलब इस चीज़ को हमने देखा है, जैसे वो खेलते हैं ना, उसका तो दिखते है कि भाई वो फॉरवर्ड्स को ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि भाई तुम रुको, तुम अपने पास गोल आने का वेट करो, जब हम तुम्हें गोल बना के देंगे यू हैव टू स्कोर इट आउट। क्योंकि विनी जूनियर हमें ही पता है भाई कितना तेज भागता है भाई, वो बंदा वो पकड़ में नहीं आता भाई किसी के, एक बार भागना शुरू कर दे। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ अब क्या होती है कि जो 4 डिफेंडर्स है ना, वो गोल के लगभग आसपास रहेंगे एक फॉर्मेशन में, और जो 4 मिडफील्डर्स हैं वो आगे चले जाएंगे, जो मिडफील्डर्स और डिफेंडर के बीच में काफ़ी सारा स्पेस वो गैप कर देंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। तो मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ के हिसाब से बहुत कम मतलब वो होती है कि उस पर आउटकम इतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए आजकल ज़्यादातर टीम्स मिनिमम विड्थ पे काम करती है। क्योंकि अगर 4 वो मिडफील्डर्स आगे चले गए ना, वो किसी तरह पोजीशन दे के मिडफील्डर्स को उन्होंने कवर कर भी लिया, तो आगे सिर्फ 4 आपके पास डिफेंडर्स ही हैं। ठीक है, उसके ऊपर और पीछे से पूरी टीम आएगी तो 4 डिफेंडर्स के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर आ जाता है, जो नहीं संभाल सकते। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ के ऊपर इसका सारा काम होता है। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि जब बेंजिमा थे भाई साहब टीम में, अभी तक जब से रोनाल्डो भाई साहब गए, उसके बाद से बेंजिमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ रियल मैड्रिड गोल्स। अकेला बंदा 1/4 गोल के जो स्कोरिंग थी वो पूरा संभाल रहा था रियल मैड्रिड। अब वो बेंजिमा भाई साहब निकल गए, मैंने बताया विनी जूनियर भाई साहब, मॉड्रिच और काफ़ी और भी प्लेयर रह गए, तो उन्हें भी अपना सारा देखना है, मिडफील्डर्स को भी देखना है, डिफेंडर्स को भी देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज़ की। ठीक है, अब जब वो बेंजिमा भाई साहब चले गए, तो बात आती है बेलिंगम, जूड बेलिंगम भाई साहब की। ठीक है, वो टीम में आते हैं, जैसे पता ही हमें कि नया प्लेयर है, नया टीम में है। 4 अभी हम रिकॉर्ड देख रहे थे कि 4 मैच में 5 गोल किए उसने, राइट, तो काफ़ी अच्छा खेल रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड तो नहीं, मतलब वो फॉरवर्ड और मतलब मिडफील्डर्स के बीच का आ जाता है वो। ठीक है, अटैकिंग मिडफील्डर, हाँ, सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर की उसको ना आप फॉरवर्ड मतलब अटैकर बोल सकते हैं ना, उसको मिडफील्डर बोल सकते हैं। ठीक है, और बेलिंगम की एक जो सबसे मतलब अच्छी बात को मुझे अच्छी बात लगती है, ठीक है, बाकी टीम के हिसाब से जो उसकी एक थोड़ी सी कमजोरी है वो है कि वो ज़्यादा ही एग्रेसिव है। ठीक है, वो काफ़ी एग्रेसिव खेलना पसंद करता है। अगर उसके पास बॉल आ गई ना, तो वो बस जल्दी से करेगा कि जल्दी इसको आगे लेके जाऊँ और गोल करे। वो टैक्टिक्स पे इतना थोड़ा ध्यान नहीं देता, तो एंजेलेटी बोल रहा था कि इसका थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्लेयर्स की। ठीक है, जो मेरे को अभी यहाँ पे देखना है कि इसका बेलिंगम वो एग्रेसिव तो है, लेकिन बेलिंगम के टीम में आने के बाद एंजेलेटी को उसके ऊपर इतना फेथ है कि वो अभी तक जितने मैच में खेले उसका असिस्ट और जो उसके गोल्स है, मतलब वो काफ़ी अच्छा रेशो बना रहे हैं। रेशो RATIO,
मेरा नाम नहीं, ठीक है, रेशो इन द सेंस कि वो काफी अच्छा रेशो बना रहा है जो टीम की लोगों से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपेयर कर रहे हैं। वही तो ना, वो उसका अच्छा मतलब एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, जैसे वो असिस्ट कर रहा है, जैसे वो गोल कर रहा है ना, तो उसका एक अच्छा रेशो बना रहा है। इसलिए एंजेलोटी उससे इतना वो नहीं है कि हाँ भाई चल ठीक है, अगर थोड़ा एग्रेसिव भी खेल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टीम के गोल हो रहे हैं ना, जब तक टीम के गोल हो रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग दिस प्लेयर्स जो हमें चाहिए कि मॉड्रिच, विनी जूनियर, रोड्रिगो, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है और ये भी टीम में काफ़ी अच्छा मतलब अपना कहते हैं ना योगदान दे रहे हैं टीम को बनाने के लिए, ठीक है। विनी जूनियर तो भाई फॉरवर्ड है तो उसके तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई की, अभी जैसे मैंने बोला था मॉड्रिच और रोड्रिगो भाई एक्सीलेंट प्लेयर्स, ठीक है। अब बात आती है कि ये टैक्टिक्स में हमने बात कर ली कि 4-4-2 की फॉर्मेशन में खेलते हैं, मिनी डेप्थ में खेलते हैं। मिनी डेप्थ इनकी मतलब वो फॉर्मेशन टेक्निक है, ठीक है, जिस टेक्निक पे खेलते हैं। अब एक बात आती है कि एक इनकी है हाइब्रिड फॉरवर्ड टेक्निक। अब हाइब्रिड फॉरवर्ड टेक्निक क्या मतलब उस पे विनी जूनियर को सबसे ज्यादा बेनिफिट है या नहीं है? अब मैं बताता हूँ हाइब्रिड फॉरवर्ड टेक्निक क्या होती है, ठीक है। इसका होती है कि ये सिर्फ एक अकेले विनी जूनियर के लिए कि उसकी रनिंग ज्यादा फास्ट है, बाकी एक अकेले को आगे छोड़ के कोशिश करते हैं डायमंड स्ट्रक्चर खेलने की, जैसे मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में बनाया था। लेकिन इसमें सबसे अच्छा एक बात क्या है कि वो डायमंड स्ट्रक्चर में तो खेलेंगे, उसको आके ना जो एक राइट, अगर लेफ्ट विंग में सारा खेला जाता है तो राइट विंग का जो फॉरवर्ड है ना वो भी आके इनको ज्वाइन करेगा और ये पोजेशंस में खेलेंगे। पोजेशंस में खेल के ये ऐसा पोजेशन खेलेंगे जो उनका डिफेंडर है ना, जो विनी जूनियर के पास डिफेंडर है, जब तक वो भी उसके पास से हट नहीं जाता ना, उसको स्पेस नहीं मिल जाता, तब तक ये अपने पोजेशन में खेलते रहेंगे। और या तो पीछे भी पास करेंगे, अपने पोजेशन में खेलते रहेंगे, लेकिन ये मिड में खेलना बहुत कम प्रेफर करते हैं, ये जो डायमंड स्ट्रक्चर है इस हाइब्रिड टेक्निक में, ठीक है। जैसे इनको दिखता है कि विनी जूनियर को थोड़ा सा स्पेस मिल चुका है, ये विनी जूनियर को किसी तरह से पास देके इनका टेक्निक है कि गोल करवाना ही करवाना है, क्योंकि उस बंदे की किक और उस बंदे की मतलब किक्स काफी पावरफुल है, ठीक है। वो काफी अच्छे से किक्स मारता है बंदा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात एक ये भी बात याद रखनी है कि जब ये डिफेंड करते हैं ना, ठीक है, तो 4-4 की टेक्निक जो मैंने बताई दिया था कि हाँ मैक्सिमम डेप्थ पे नहीं खेलते क्योंकि उसमें 4 प्लेयर्स का रोस ही है मिड डिफेंडर्स के, ठीक है। और जो भी इनके फॉरवर्ड्स हैं, अब जैसे फॉरवर्ड जैसे विनी जूनियर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, फॉरवर्ड्स पे एंजेलोटी इतना भाई देखो, फॉरवर्ड्स हम ये कहना चाहेंगे, ये कहना ज्यादा सही होगा कि भाई अभी एंजेलोटी भाई एंजेलोटी भाई एक तो अपने नाम राम शाम रखो तुम यार, ये मैड्रिड वाले, ठीक है, बोले भी नहीं जाते भाई, ठीक है। मैंने भाई नहीं फुटबॉल देखता आजकल मैं, क्यों मुझे मेरी मारने पे लगे हो, खैर। एंचेलोटी भाई की एक और बात मेरे को सबसे अच्छी लगी जो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। वो कह रहे थे, ठीक है, कि जो हम ये UCL अभी आएगा, ठीक है, इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड है, काफ़ी नई टेक्निक्स पे काम हो रहा है, जो नई टेक्निक्स अभी हमें पता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर जब खेलते हैं तभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो वो बात बोली थी, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बात बोली थी कि भाई हम इस बार बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड्स के भरोसे, जिसमें बेलिंगम फॉरवर्ड तो है ही नहीं, सारे फॉरवर्ड तुमने बेच दिए, उनके पास फॉरवर्ड जो है वो रॉड्रिगो रह गया, विनीशियस रह गया, और एक जॉस लुलू करके नाम के एक बंदा को साइन किया है। वो इतना बुरा प्लेयर है, क्या बता भाई। अरे वैसे बसरा भाई भी मैड्रिड फैन है ना? हाँ बहुत बड़े, ठीक है। बात वही तो है कि अब इनके पास फॉरवर्ड्स नहीं है, इन्होंने रोनाल्डो बेच दिया, बेंजेमा बेच दिया, भाई सारे तो बेचने हैं, ठीक है। अब बात ये, जब उसने बात फॉरवर्ड की बोली थी ना, तो उसने बेलिंगम का नाम लिया था, जूड बेलिंगम। तो भाई साहब अगर वो कैंप प्लेयर है तो मतलब या तो उसको अभी शायद उसको फॉरवर्ड रखने की तैयारी में, कि वो फॉरवर्ड एज अ फॉरवर्ड स्ट्राइकर या फिर मिड स्ट्राइकर या जैसा भी खेले, ठीक है। अब किससे पता भाई क्या तैयारी चल रही है UCL के लिए, क्या चल रहा है। लेकिन जो अभी एंचेलोटी भाई बहुत मतलब प्रॉमिसिंग लग रहे थे, राम भाई बोलूंगा, राम श्याम भाई, ठीक है, राम श्याम भाई अपने प्रॉमिस, ठीक है, अपने भाई प्रॉमिसिंग लग रहे थे। जो भी भाई साहब आप बोल रहे थे वो बात, कि भाई जो भी इनकी नई टेक्निक्स है ना उस पर काफ़ी प्रॉमिसिंग है ये, और हो सकता है जैसी मैंने सारा कुछ पढ़ा कि भाई चांसेस हैं रियल मैड्रिड के इस बार,
क्वालिफाई होने की, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई देखो लास्ट टाइम जैसे बेंजेमा हर देखा जाए, आप कह रहे थे 25% उसने गोल मारे थे पूरी टीम के, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी 25% विनी जूनियर ने मारे होंगे। करती थी मेडिट क्या करती थी, इनको पता कि विनी जूनियर तेज भगता है, तो कहीं भी बॉल डालो विनीशियस जूनियर भग के ले जाता है, कहीं भी बॉल डालो। ठीक है, इनका यही आइडिया था। तो इनके पास बॉल डालने के लिए कौन कौन थे भाई, लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूस, ठीक है, इसके अलावा फ्रेडी वैलवर्दे। आई थिंक वैलवर्दे एक बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, जो कि इसकी भी रेशो भाई ने बात नहीं करी, बट वैलवर्दे इज अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई, ठीक है। वैलवर्दे जो है वो बहुत अच्छा ट्रांजिशन करता है अलग अलग पोजीशंस में, एंड वो मल्टीपल पोजीशंस खेल लेता है। और सबसे बड़ी बात भाई इनके पास था डेविड एलाबा भाई। डेविड एलाबा इतना क्रिएटिव प्लेयर है कि वो डीप लाइंग मिडफील्डर जैसा खेलता है, प्ले मेकर जैसा खेलता है। तो क्या होता है, पीछे से इतनी लंबी बॉल डालता है विनीशियस जूनियर को कि पूरा डिफेंस जो है वो कवर हो जाता है। तो ये तो भाई रियल मैड्रिड के टैक्टिक्स से जो लास्ट टाइम वो खेल रहे थे, और इस बार पर इनके पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं है। पहले तो बेंजेमा को ये बॉल डालते रहते थे और बेंजेमा भाई मारते थे हेडर, ये बेंजेमा भाई करते थे फिनिश। पर अब इनके पास आ चुके हैं जोसिल लू करके नाम का प्लेयर। वो भाई ने अपने पिछले मैच में इतने गंदे मिस करे भाई, इतने गंदे मिस करे भाई कि मतलब लेजेंड विंटेज बेंजेमा की याद आ गई भाई, कि विंटेज बेंजेमा जैसे खेलता था ना, जो खाली गोल मिस करता था, खाली गोल मिस। प्रीटी श्योर बेंजेमा का रियल मैड्रिड से जाना is going to be like one of the hardest thing this season. हाँ like भाई बहुत like वो मतलब वो एक स्पॉट फिल करना, मतलब एक आदमी को बेंजेमा के बूट में उतारना एंड उतना अच्छा खिलवाना, जो अभी वो अपेरेंटली रोनाल्डो के जाने के बाद जो कर रहा था बेंजेमा, वो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला। हाँ वही तो। प्लस मैं एक और चीज़ बताता हूँ भाई, आपको अगर पता ना हो तो, बेंजेमा अभी गया अल इत्तिहाद में। द थिंग इज, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अल इत्तिहाद का जो कोच है, दे आर सेइंग कि बेंजेमा डज नॉट फिट देयर सिस्टम, सो दे माइट बी एबल, सो हो सकता है कि वो बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे भाई, तो ही कुड लीविंग द क्लब एज वेल। तो ये भाई फिर कहाँ जाएगा, फ्री एजेंट भाई, फ्री एजेंट, कोई भी टीम उसे साइन कर सकती है। इमेजिन सिटी में नहीं, सिटी तो नहीं ले गई, सिटी में तो नहीं आ सकता, ना घर का ना कोई छोटी टीम में आएगा। इंटर में आ जाओ भाई, ये नहीं है इंटर में नहीं है ना, इंटर में वी डोंट नो भाई, कुछ भी हो सकता है अभी के लिए वी डोंट नो, बट हो सकता है, ये एक न्यूज़ आई है, वी आर नॉट श्योर, बट हो सकता है बेंजेमा इमेजिन इतना पैसा दे के बंदे को लेके गए और अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तक का बात आ गया भाई। वही तो भाई, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है भाई बंदे का भाई, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये तो थी रियल मैड्रिड। अब भाई नापोली के बारे में बताओ, क्योंकि नापोली एकदम से भाई ग्रो कर रही है टीम बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से। तो नापोली के क्या टैक्टिक्स है? नापोली के टैक्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मैं अभी तक जितनी मैंने 2-3 टीम्स की जो भी रिसर्च करी है, इनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव अगर मेरे को टैक्टिक्स लगी तो वो नापोली की लगी है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने जो थोड़ी चीज़ें रिसर्च करी है मैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। नापोली के बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि परहैप्स द बेस्ट टीम इन EU टॉप 5 लीग्स दिस सीजन। भाई तो कुड बी, परहैप्स बोला उन्होंने, लेकिन भाई EU की टॉप 5 लीग्स में मतलब बेस्ट टीम हो सकती है नापोली। और टैक्टिक्स मतलब इतने इंप्रेसिव है, ठीक है। पहली बात तो इनका, बट नापोली अगर इतनी अच्छी टीम है तो वो सीरी ए के टेबल पे 6th नंबर पे क्या कर रही है? इंटर मायामी, सर इंटर मिलान, AC मिलान, यूवेंटस, लेसे, अटलांटा के बाद नापोली आता है भाई 6th नंबर पे। वो आता है, ठीक है। नंबर्स जस्ट दे डोंट डिफाइन यू, ठीक है। नंबर्स आर नंबर्स, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात करते हैं इनकी कोच स्प्लेटी की, ठीक है। स्प्लेटी भाई साहब क्या करते हैं, स्प्लेटी भाई साहब की फॉर्मेशन है इनकी टीम की, या तो खिलाएंगे 4-3-3 की फॉर्मेशन पे, या खिलाएंगे 4-1-4-1 की फॉर्मेशन पे। लेकिन 4-1-4-1 की फॉर्मेशन बहुत कम खेलते हैं, ज़्यादातर इनकी 4-3-3 की फॉर्मेशन रहती है, यानी कि 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स, 3 फॉरवर्ड्स, जो भी हम स्ट्राइकर्स भी कहते हैं जिनको, ठीक है। अगली बात ये जो इनके पोजेशन है, ठीक है। इनके पोजेशन क्या करते हैं, ये वो नहीं होती कि भाई आधा घंटा निकाल दिया भाई, ये अपने जो मतलब जो इनका एक बाउंड्री होती है ना अपनी एक टीम की आकी, जो बाउंड्री इन द सेंस कि एक पूरा ग्राउंड है, इधर से रियल मैड्रिड का गोल है, इधर बार्सिलोना का है, तो ये जो हाफ से इधर वाला है वो उसकी बाउंड्री है, बार्सिलोना की बाउंड्री है ग्राउंड, हाफ माना, हाँ उसका बॉक्स मतलब जो उसका हाफ है, ठीक है। नेपोली क्या करती है, जो नेपोली का ग्राउंड हाफ है ना भाई, वो वहाँ पे ज़्यादातर खेलने में टाइम बर्बाद कर देती है। वो अपने में ही पोजीशन रखती है भाई, आगे ही नहीं आती। और
यही चीज़ नेपोली की टैक्टिक्स है, क्योंकि जब वो अपने में ही पास करती रहेंगी तो उनके फॉरवर्ड्स आएंगे, उनके मिडफील्डर्स, उनको वो आगे बुलाती है कि आओ आप हमारे पास आओ, और लॉन्ग पास देके जब पता लगता है ना उनके पास कि हाँ सारे आगे पुश कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग पास देती है अपने फॉरवर्ड को, अपने स्ट्राइकर को। पीछे से उनका मिडफील्डर नहीं, मिडफील्डर अपने आप पोजेशन करते रहेंगे, तो मिडफील्डर देगा डिफेंडर को, डिफेंडर लॉन्ग पास देगा उसको स्ट्राइकर को, जो भी अटैकर होगा उसको लॉन्ग पास देके। ये इनकी टेक्टिक्स में चलती है, ठीक है। स्प्लेटी भाई साहब है जो इनके कोच हैं, उनकी इसी फॉर्मेशन के ऊपर किसी ने पूछा गया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी की बात कही थी कि स्प्लेटी से जब इंटरव्यू में पूछा कि भाई ये क्या टेक्निक है, आप ऐसे क्यों करते हो, तो उन भाई साहब ने बोला था कि प्ले हाई एंड वी विल प्ले ओवर यू। ठीक है, प्ले हाई का मतलब अगर आप एग्रेशन, हाई मतलब आगे जाके खेलना, अगर आप हमें आगे पुश करने आ रहे हो, अगर आप हमें प्रेस करने आ रहे हो ना, तो वी विल प्ले ओवर यू, यानी कि वही कि हम बॉल आपके ऊपर से टपा के अटैकर को दे देंगे। ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि और प्ले स्टिल वी विल प्ले थ्रू यू, यानी कि अगर आप अपनी जगह हो ना, अगर आप आगे नहीं आ रहे तो हम थ्रू मतलब आपके बीच में से निकाल के ले जाएंगे। ये स्प्लेटी भाई साहब के वर्ड्स हैं। अब एक फॉर्मेशन तो हमने देख ली कि वो टैक्टिक क्या है कि अगर अग्रेशन दिखाती है कोई अपोनेंट टीम तो उसके ऊपर से टपा देंगे। ठीक है, ये उनके प्लेयर्स की वो है। अब प्ले थ्रू यू का खेलने का मतलब क्या था कि ये नेपोली एक ऐसी टीम है, अगर आप ज़्यादातर, ठीक है मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली, ज़्यादातर अगर आप इनकी फॉर्मेशन देखोगे या फिर आप ये देखो कि इनकी खेलने की टैक्टिक्स क्या है, तो ये कभी भी मतलब एक ये होता है ना कि राइट विंग, लेफ्ट विंग और एक सेंटर ग्राउंड का, ये कभी भी सेंटर में नहीं खेलते। इनकी हाँ विंग पे, इनकी ज़्यादातर जो गेम प्ले रहता है वो विंग पे रहता है। अब विंग पे भी कैसा रहता है कि अपने जो 4-4-3-3 की फॉर्मेशन है ना, 4 डिफेंडर्स आपस में खेलते रहेंगे, जो 3 मिडफील्डर है ना, एक मिडफील्डर जो मिडफील्डर बीच वाला वहीं पे रहेगा, जो इनका मतलब मैं नाम बता देता हूँ उसके, ज़ेलेंस्की। ठीक है, इनका एक मिडफील्डर है ज़ेलेंस्की, वो इनका हाँ ज़ेलेंस्की, वो बहुत ही इनके लिए इम्पोर्टेंट मिडफील्डर है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी मानते हैं उनको, और उसके पास अपनी खुद की टैक्टिक्स भी है, अपने खुद का दिमाग भी है, उसके पास क्रिएटिव बर्डन बहुत रहता है बंदे के पास, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है मिडफील्डर। ठीक है, अब ज़ेलेंस्की बीच में रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन जो इनके 2 मिडफील्डर है ना, वो ऑलमोस्ट जो फॉरवर्ड्स है ना उनके पास चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर अब जैसे ये है, ठीक है मैं वैसे बता देता हूँ, फॉरवर्ड है, ठीक है सॉरी फॉरवर्ड कह रहा हूँ, डिफेंडर है, वो अपना आप खेलते रहेंगे, एक मिडफील्डर उनके आगे रहा, ठीक है, और 2 आगे चले गए। अब जो डिफेंडर है ना, वो उसको थोड़ी सी स्लो किक मार के उनको आगे बुलाएगा। यहाँ पे मतलब वो आगे था ना, स्ट्रेट कर रहा था, तो उसको पीछे आना पड़ेगा बॉल को लेने। अब वो पीछे आएगा तो जो उसके साथ प्लेयर अटैच किया हुआ था अपोनेंट टीम ने, वो भी उसके साथ आएगा। ऐसे कर करके हाँ वो उसके मतलब आगे फिर डिफेंडर्स भी आएंगे, मिडफील्डर भी आएगा, और जो वो आगे गया था वो पीछे आएगा, मतलब वो अपनी तरफ प्लेयर को अट्रैक्ट करते हैं, वो खींचते हैं। और उसके बाद इनके जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड का नाम बता देता हूँ मैं, इनके एक विक्टर ओसिमान, विक्टर नाम है, ओसिमेन। ठीक है, विक्टर ओसिमेन है, उसको ये आगे पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको अच्छा पास मिले, उसका फ्री रहे और ये गोल मार सके। ये इनकी टैक्टिक्स है। अब प्ले थ्रू का मतलब यही था कि भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जब इनके पास बॉल हो ना, ये जगह बना सके, जैसे ही इन्हें जगह मिलती है ये ओसिमैन को पास देके गोल मार सके। ठीक है, अब एक और जो इनका हाँ एक सबसे अच्छा जो इनका एक और मिडफील्डर है, लेकिन वो बेंच पे बैठता है भाई साहब, वो बाद में ही आता है ज़्यादातर, उसका नाम है एंडोमेले। एंडोमेले इनका इतना बढ़िया मिडफील्डर है, लेकिन मैं जब इनकी टैक्टिक्स पढ़ रहा था मेरे को ये समझ में नहीं आया, भाई बंदा इतना बढ़िया खेलता तो उसको बेंच पे बिठाने की जरूरत क्या है, उसको गेम पे खिलाओ ना भाई साहब, फर्स्ट हाफ के बाद उसको लेके आएंगे। अब ये समझ में आ रही, सुपर सब होता है। ठीक है, अब ये चीज तो होगी। ठीक है, इनकी जो ओसिमान ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पास करके, अब इनको मतलब टैक्टिक्स में आ जाता है कि डायरेक्ट पास करके अगर आप इनको बॉल दे देते हैं तो ऐसी नॉर्मल बॉल चली जाएगी, बीच में तो कोई रहा ही नहीं, बीच में अटकाने के लिए है क्या। अब इनकी फॉर्मेशन क्या है, अब जो मैंने बताया था कि एक मिडफील्डर जो आगे चला गया उसको हल्का सा लेफ्ट विंग में पास देके उसको पीछे बुला लेता है ताकि उसका प्लेयर भी पीछे आ जाए। ठीक है, अब उसके पास बॉल है, अब उसको अटैकर तक बॉल पहुंचानी है, वो पहुंचाएगा कैसे। यहाँ पे आ जाती है इनकी दूसरी टेक्निक जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन। ठीक है, जो ज़ेलेंस्की है वो मिड पे चला जाएगा थोड़ा सा आगे उसके, और डिफेंडर्स आ जाएंगे पीछे से, एक लेफ्ट विंग का डिफेंडर रहेगा, लेफ्ट वाला मिडफील्डर तो रहेगा ही, और
ज़ेलेंस्की अपने पास ज़्यादातर पोजीशन रखता है इस मामले में, वो कोशिश करता है, ठीक है, और वो भी थोड़ा सा ये नहीं है, वो मिडफील्डर, मिड में खेलने वाला मिडफील्डर है, ठीक है, लेकिन वो रहेगा थोड़ा सा लेफ्ट विंग की तरफ, मतलब जिस साइड बॉल रहेगी ना वो उस तरफ खेलने की ज़्यादा कोशिश करता है, और ये अपने में पोजीशन रखते हैं। जब देखेगा ना, हाँ, जैसे ही ज़ेलेंस्की का जो ओपोनेंट, ठीक है, अब हर एक ये भी देखते हैं कि हर एक प्लेयर पे कोई ओपोनेंट टीम असाइन करती है कि तेरे को इस प्लेयर के पास खड़े रहना है, तो इसके साथ ही रहेगा, तो इसको डिफेंड करेगा, ठीक है। अब opponent- हाँ, मैन मार्किंग, ठीक है। अब जो ज़ेलेंस्की का प्लेयर होगा, ज़ेलेंस्की के पास जो मैन मार्क की होगा, वो देखेगा कि भाई ये तो इधर खेल रहे हैं, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है इनकी पोजीशन में, इनकी भी मिनिमम डेप्थ पे ये ज़्यादातर खेलते नहीं है, ये ज़्यादातर मैक्सिमम। अब बात आ जाती है कि अगर ऐसे खेल रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम डेप्थ पे खेलते हैं। नेपोली जो मैं बता रहा था, इनकी ट्रायंगल फॉर्मेशन जो अट्रैक्ट करेगी ना, ये लॉन्ग पास देंगे दूसरे मिडफील्डर को जो राइट विंग पे खड़ा था, और वो अपने से पहले ही ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के खड़ा हुआ है, जो वो और बॉल पास करेंगे ना, बॉल सिंपल नहीं कि एक भाग के लेके चला जाएगा, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में पास करते हुए इधर साइड से, इधर तो चले गए, इधर सारे प्लेयर अट्रैक्ट हो गए, लॉन्ग पास देंगे, ट्रायंगल फॉर्मेशन जो इधर की है वो ज़ेलेंस्की फिर भाग के उधर जाएगा। ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं है कि उधर पास दे दिए थे उधर खड़ा रहेगा, वो पीछे से एज ए डिफेंडर काम करेगा, ठीक है। जो अब राइट विंग का जो मिडफील्डर था, वो अपने पीछे से 2 डिफेंडर लेके आगे पास करते हुए कोशिश करता है ओसीमैन को पास देने की। ये इनकी टेक्निक है जिसपे ज़्यादातर काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है, टेक्निक तो है, हम बोल देते हैं कि ये टेक्निक ऐसे, हमेशा ज़रूरी नहीं है जैसा हम प्लान करते हैं चीज़ें वैसे ही चली जाए, ठीक है। ये इनकी फॉर्मेशन तब बताई है मैंने कि अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये इनकी टेक्निक है गोल करने की। अगर आगे किसी तरह ओपोनेंट अड़ जाता है या फिर दोबारा वो कोशिश कर लेते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि उनके पास पोजीशन आ गई, उनके पास बॉल आ गई, तब प्लेयर्स दोबारा अपनी फॉर्मेशन पे 4-3-3 की फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, विदाउट ये कि कौन आगे कौन पीछे। वो भाग के सबसे पहला काम इनका ये है कि वो आगे उससे लड़ेंगे नहीं, वो पीछे आ जाएंगे, वो कोशिश भी नहीं करते। उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम स्ट्राइकर्स या फॉरवर्ड्स है, उनका काम आ जाता है। जैसे हमने देखा भी है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम, उसका एग्जाम्पल है। हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के बात क्या है, अगर ओपोनेंट के पास बॉल है ना, गोलकीपर के पास बॉल है, अगर वो पास देगा, सुनील छेत्री भाई भाग के जाएगा जिसको भी पास देता है उसके पास। तो यही नेपोली की टैक्टिक है। वो जो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओसीमैन है ना, जो फॉरवर्ड्स है, वो तीनों के तीनों बहुत एग्रेसिव खेलते हैं और कोशिश करते हैं दोबारा अपने पास पोजीशन लेने की। ये इनकी डिफेंडिंग टेक्निक है। अटैकिंग भाई मैंने बताई दी भाई। नेपोली और जिस स्ट्रेटेजी से ये खेल रहे हैं ना, मेरे को भी लग रहा है प्रॉमिसिंग तो है, ठीक, प्रॉमिसिंग तो है। बाकी भाई इतना पढ़ने के बाद दिमाग जरूर खराब हो जाता है भाई। बहुत सारी टैक्टिक्स है भाई इनकी। एक और चीज बताया था भाई, इनके 2 मेन फॉरवर्ड्स है। एक तो आप ओसीमैन की जिसकी बात करी भाई, ओसीमैन इस टाइम पे मैं बताता हूँ, अगर आप टॉप 5 फिनिशर्स इन द वर्ल्ड की बात करो ना, तो यू कुड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो राइट नाउ, ठीक है, लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एर्लिंग हॉलैंड, और 5th आता है ओसीमैन। तो ओसीमैन की फिनिशिंग जो है, इट इज वन ऑफ द टॉप टियर लिस्ट में आती है भाई। पहली चीज तो ओसीमैन इज अ बेस्ट प्लेयर जो नेपोली को मिला है। ही स्टिल वेरी यंग, 22 का आई थिंक। तो और लोग उसको ब्लैक हालैंड भी बोलते हैं भाई। भी बहुत बड़ी बात है भाई। स्ट्रक्चर, अरे लेजेंड भाई, उसको लेजेंड बोलते हैं। उसकी बिल्ड स्ट्रक्चर भी हालैंड जैसी है, उसकी हाइट एंड वैसा है। प्लस भाई मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, उनके पास ही बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है, इसका नाम है क्वारात्स्कीलिया। क्वारात्स्कीलिया जो है भाई, ये भाई जो है आप कह सकते हो, ये लिटरली भाई नेमार जितनी लेवल की ड्रिबलिंग रखता भाई, नेमार जितनी लेवल की ड्रिबलिंग हमने लास्ट ईयर देखा था भाई। नापोली के अंदर पूरी टीम को इसने ड्रिबल करके भाई फिनिश कर दिया था। तो लेट्स सी भाई, इज ही अ 1 सीजन वंडर, वी डोंट नो भाई, क्योंकि बहुत बार होता है कुछ प्लेयर्स जो होते हैं सिर्फ 1 सीजन वंडर होते हैं। वी वुड लाइक टू सी भाई कि इस बारी कैसे वो खेलता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है इस बारी सीजन का। बट होपफुली भाई नेपोली भी आगे काफ़ी प्रोग्रेस करे। सो आई एम होपिंग कि जी, आपको लगता है भाई जीत जाएगी रेशो भाई नेपोली? मैं वही इस बारी मैं कह रहा हूँ, देखो नेपोली जो टीम है ना, वो अपने मिडफील्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। उनका मिडफील्ड अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग, देखो ज़ेलेंस्की है, एंडोमेले है, वो काफ़ी अच्छे मिडफील्ड पे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है उनका मिडफील्ड, ठीक है। डिफेंडिंग में मैंने इतने रिसर्च नहीं करी, मुझे पता नहीं कि डिफेंडिंग में ज़्यादातर कौन से प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉरवर्ड अगर मिडफील्ड में देखें ना, वो दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे अभी बताया ओसीमैन भाई, उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो भाई सारा इनका गेम प्ले फोकस है मिडफील्ड पे। अगर इनके मिडफील्ड गेम अच्छी चल जाती है ना,
तो भाई इनके जीतने के चांसेस और गोल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। अभी आप एक प्लेयर का नाम बता रहे थे, जो मेरे को भी उस प्लेयर का नाम मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक बार पढ़ा था कि नाम आया था, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया, ठीक है। उस भाई की आपने बताया कि ड्रिबलिंग काफी अच्छी है। अब एक प्लेयर बंदा ड्रिबल करके चलो एक बार काट, वेट, दिस इज नॉट द एंडिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, दिस इज जस्ट एंडिंग ऑफ द पार्ट 1. We will bring the part 2 next week, so hopefully you like it, you share it, you just enjoy watching it, and मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय। भाई आपकी फेवरेट टीम जो भी है भाई उसके बारे में लिखो, हम सारी टीम्स को ऑलमोस्ट कवर कर ही रहे हैं, बट इन केस अगर आपकी टीम इस वाले पॉडकास्ट में नहीं कवर हुई तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में 100% हो जाएगी पार्ट 2 के अंदर। तो मेक श्योर भाई आप सब्सक्राइब करो और भाई चेकआउट करो, एंड भाई और कौन सी टीम कमेंट में अपनी प्रेडिक्शंस एंड अपनी विनिंग टीम्स भी बताओ। लेकिन तो जल्दी अभी मिलते हैं, बस अभी आगे पार्ट 2 में, जस्ट आगे।